हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि बिना वो दो लेक्चर देखे ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों में से कोई पहले के दो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों वीडियो लेक्चर देख लीजिए, फिर इस तीसरे वीडियो लेक्चर को देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बुक में और भी है उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। पहले हम देखते हैं लैग्रेंजेस रिडक्शन मेथड। जैसे हम इसके पहले के लेक्चर में देखे हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है इसको कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है तो क्या करते थे, पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे और जो मैट्रिक्स ए आता था उसको डायगोनलाइज करते थे। तो यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, उस मेथड का नाम है लैग्रेंजेस रिडक्शन मेथड। तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लैग्रेंजेस मेथड क्या होता है कैनोनिकल फॉर्म में बदलने का। और इसके साथ ही साथ हम इसी क्वेश्चन के थ्रू कुछ और भी टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे सिग्नेचर क्या है, रैंक क्या है, इंडेक्स क्या है, उसको भी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए पहले इसमें लैग्रेंजेस मेथड अप्लाई करके हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो x1 वाले जितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं उनको पहले ले आते हैं एक साथ। जैसे x1 स्क्वायर है, यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी, इन दोनों को भी पहले लिख देते हैं और दोनों से 2x1 कॉमन आ जाएगा, -2x1। तो -2x1 कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x2 -4x3। यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये आ जाएगा 2x1 कॉमन निकालेंगे माइनस, तो आएगा 2x2 -4x3। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग पूरा इसको समझ लीजिए और जहाँ पे करेक्शन है आप लोग खुद भी कर सकते हैं अगर समझ में आ गया तो। फिर क्या बचेगा, ये 2x2 स्क्वायर बचेगा और -7x3 स्क्वायर आएगा। तो x1 स्क्वायर -2x1, अब इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ 2x2 -4x3 है, तो ये आ गया a स्क्वायर -2a, b की जगह ये वाला है, डन। तो b का स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा, b का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लाएंगे तभी ये होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x2 -4x3 का होल स्क्वायर। ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, पूरा ही मिस्टेक हो गया है। अब ये जो है तीनों टर्म को क्या लिख सकते हैं, x1 -2x2 क्या है, यहाँ पर b की जगह ये a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो गया, तो a की जगह x1 है, माइनस b की जगह ये है, तो हमारा जो करेक्टेड b होगा उसमें यहाँ बीच में माइनस आएगा, तो ये वाले माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4x3 हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद खुद से बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो क्या किए हैं, सबसे पहले जितने x1 वाले टर्म्स थे उसको पहले लिखा गया है और इन दोनों टर्म से 2x1 कॉमन निकाले हैं। ऐसे एक 2 और निकल सकता था लेकिन 2 ही निकाले हैं क्योंकि ये 2ab के फॉर्म में अरेंज करने के लिए। अब b की जगह ये है तो अगले स्टेप में b स्क्वायर लाने के लिए उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दिए। अब स्टार्टिंग के ये 3 टर्म्स हो गए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम एक्सपांड कर दिए होल स्क्वायर से, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, हर जगह करेक्ट करना होगा। तो ये स्क्वायर आ गया, कैनोनिकल फॉर्म लाना है यानी सम ऑफ स्क्वायर लाना, तो ये स्क्वायर आ गया।
अब ऐसे ही हम यहाँ पर x2 को अरेंज करेंगे, जैसे x1 को अरेंज किया, अब x2 के टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -4x2 स्क्वायर, ये +2x2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2x2 स्क्वायर। ये माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होके +16x2x3 हो जाएगा, और ये -16x3 स्क्वायर और -7, ये दोनों मिलके -23x3। अब x2 वाले दो ही टर्म हैं, इन दोनों को मिला के भी होल स्क्वायर वाला टर्म बनाएंगे। तो -2 कॉमन निकाल लिए, x2 स्क्वायर +2 4x3 और +16x3 स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 4x3 तो 2 इंटू x2 तो आ गया 2ab के, b की जगह यहाँ 4x3 हुआ, तो 4x3 का स्क्वायर ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्लियर हुआ। यहाँ पर अब x2 वाले को एक साथ अरेंज करेंगे तो इन दोनों से -2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ x2 स्क्वायर, और यहाँ पर 16 था उसमें से 2 बाहर निकल के 8 बचा, 8 को 2 इंटू x2 इंटू 4x3 लिख सकते हैं। तो b की जगह यहाँ क्या आ गया 4x3, तो 4x3 का स्क्वायर प्लस माइनस कर दिए, और लास्ट में तो -23x3 स्क्वायर है ही, और ये 3 टर्म्स को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। ये आ गया x2 प्लस 4x3 का स्क्वायर, ये करेक्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ये। x2 अभी प्लस दिख रहा है, माइनस में आएगा जब आप लोग खुद करके देखेंगे तो। बाकी ये -16 2 जा +32 x3 स्क्वायर ये बचा हुआ है, क्योंकि ये 3 टर्म मिल के ये बना है, ये लास्ट वाला टर्म बचा है, तो फिर ये अलग हो गया, -2 से मल्टीप्लाई होकर +32 और -23 है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आ गया, 9x3 स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या ले लेते हैं y1, इसको y2, इसको y3, ऐसा एज्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर -2y2 स्क्वायर प्लस 9y3 स्क्वायर। इसी को तो कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, जहाँ स्क्वायर के फॉर्म में आया सारे टर्म उसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो इसको तो y1 y2 y3 लिए, तो x3 की जगह क्या रखेंगे y3, x3 की जगह यहाँ y3 रखेंगे तो x2 क्या हो जाएगा y2 प्लस 4y3, और x2 और x3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x1 की वैल्यू, यानी हम जो क्वेश्चन दिया है उसमें x1 की जगह ये, x2 की जगह ये, x3 की जगह इसको रखेंगे तो वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या किए, x1 वाले टर्म को एक साथ लेके जो b आया इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए b का स्क्वायर प्लस माइनस किए, फिर ये a प्लस बी या a माइनस बी जो भी होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर को एक्सपांड करके अब x2 वाले को एक साथ रखे, और x2 को भी हम होल स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किए। अब जो बच गया x3 ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, और इसको y1 y2 y3 लेंगे तो ये कैनोनिकल फॉर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन है कैनोनिकल फॉर्म में बदलने का लैग्रेंजियस मेथड से। बस इसमें आप लोग जो मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट कर लेंगे, खुद बना के देखेंगे। अब इसके आगे अगर हमको निकालना है क्या, रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर, तो इसको हम क्या करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसमें क्या करते हैं कि प्लस और प्लस शुरू के टर्म हो, माइनस वाले को लास्ट में ले जाना है, तो इसको y1 को z1 ले लेंगे, y3 को z2 ले लेंगे ताकि ये सेकेंड पोजीशन में आ जाए, और y2 को z3 लेंगे तो ये थर्ड पोजीशन में आएगा। तो हम यहाँ पे वही काम किए हैं, प्लस प्लस को सामने लाने, फिर सबका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो z1 को तो w1 ले लेंगे, यहाँ पर 3z2 को w2 लेंगे, या z2 को w/3 लेंगे, यहाँ √2z3 को w3, ऐसा करने से इसका कोफिशिएंट भी 1 आ जाता है। तो अब हम क्या देखते हैं, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है।
और इसमें कितने टर्म आए हैं 3, तो इसलिए इसका रैंक कितना हो जाएगा 3। और इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जितने पॉजिटिव टर्म हैं, इस कैनोनिकल फॉर्म में 2 पॉजिटिव टर्म है तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 2। और सिग्नेचर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ निगेटिव टर्म। तो 2 पॉजिटिव टर्म है और 1 निगेटिव टर्म है, तो सिग्नेचर कितना हो गया 1 हो गया। तो जब हमको कैनोनिकल के अलावा अगर ऐसा पूछा है रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर, तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म पहले आ जाए और निगेटिव टर्म लास्ट में और इसके कोफिशिएंट 1 बन जाए, ऐसा हमको ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। तो हमको तो x1 x2 x3 y के फॉर्म में पता है। अब y1 y2 y3 की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, z1 z3 z2, और z1 z2 z3 की जगह w1, क्योंकि फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है w में और क्वेश्चन दिया है x में, तो हम x और w में रिलेशन निकालते हैं तो ये निकल जाएगा। तो इसके बाद आप लोग इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन और कीजिए तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए हम चलते हैं ऑर्थोगोनल सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, इस डेफिनेशन को देखते हैं। तो सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है हम देख चुके हैं। तो सिमिलर मैट्रिसेस में एक नया वर्ड ऑर्थोगोनल जुड़ा है। तो ऑर्थोगोनल क्यों जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स लिया जा रहा है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए थे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बस बोले थे। जब सिमिलर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए के सिमिलर कब होगा, जब ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी हो जिसके इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई और उसका पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स बी प्राप्त हो जाए, तब हम बोलते हैं कि बी ए के सिमिलर है। लेकिन अगर ये पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो बी ए के ऑर्थोगोनल सिमिलर होगा। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कोई भी मैट्रिक्स P ऑर्थोगोनल कहलाता है अगर P और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट I है, P P डैश इक्वल टू I। तो हम P को उधर ले जाएं तो P डैश क्या आ गया P इनवर्स, तो इस P इनवर्स की जगह हम P डैश भी रख सकते हैं। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो P डैश और P इनवर्स इक्वल होता है। तो आगे हम जब ऑर्थोगोनल रहेगा मैट्रिक्स तो P इनवर्स की जगह P डैश लेंगे। तो क्लियर हो गया। बस ऑर्थोगोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि P जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है देखते हैं। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम पहले की वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है तो हम क्या करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं x इक्वल टू पी वाई। तो यहाँ पर भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे डायगोनलाइज करने के लिए। तो p वहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स होता था, यहाँ पर अगर p ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, अगर p ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म को चेंज करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में मैट्रिक्स मेथड में, तो क्या करते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ता है x इक्वल टू पी वाई। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लें और p यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाए तब इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। हमको इस मैट्रिक्स को क्या लिखा है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनली टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे। वहाँ भी यही काम करते थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स P फाइंड करना पड़ता है। तो उस मैट्रिक्स P को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, आइगन वेक्टर निकालना पड़ता है, तो उसके लिए आइगन वैल्यू। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0।
तो ये लैम्डा आई को माइनस करेंगे, यानी डायगोनल में बस माइनस होगा, माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा। और जब इस डिटर्मिनेंट को आगे सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा मिल जाएगा 1 1 माइनस 2। अब ये तीनों लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो पहले जो अलग लैम्डा, ये तो रिपीटेड आइगन वैल्यू है, तो जो नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू है -2, इसके लिए हम आइगन वेक्टर पहले निकालते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं एक्स आइगन वेक्टर एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो लैम्डा इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग ये क्या है, आइगन वेक्टर है। तो आइगन वेक्टर निकालने का ये इक्वेशन है a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जगह -2 करेंगे तो +2i हो जाएगा। तो a प्लस 2i एक्स इक्वल टू 0, a की जगह जो a प्लस 2i निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर +2i कर देंगे, तो डायगोनल में 2 2 ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए डायगोनल में 2 2 ऐड हो गया। अब हम इसमें ऑपरेशन द्वारा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो एलिमेंट और रो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बनता है तो यहाँ पर देखिए पहले R1 में R2 को माइनस किए, R1 में R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। R3 में R2 को ऐड कर देते हैं, R3 में R2 को ऐड करेंगे तो 2 1 और 1 आ जाएगा, ये आ गया। ये पहला स्टेप। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने के लिए। अब क्या करते हैं, R2 में R1 को माइनस कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -3। और थर्ड रो में, पहले रो में 2 का मल्टीप्लाई करके थर्ड रो माइनस करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -3। तो ये अब 2 रो सेम आ गया। अब थर्ड रो में सेकेंड रो को माइनस कर देंगे तो लास्ट रो पूरा 0 हो जाएगा। तो मेन टारगेट आप लोग पहले भी वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं डायगोनलाइजेशन में, कि हम क्या करते हैं उस मैट्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो, और कोई एक रो ही या 2 रो पूरा 0 हो जाए, ऐसा हम ट्राई करते हैं, बन जाए तो। अब इसमें क्या करते हैं, अब इससे ज़्यादा जीरो ये नहीं हो पाएगा, देख सकते हैं। तो अब पहले रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इधर 0 है तो 0 से कंपेयर करेंगे, फिर सेकेंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है इधर तो 0 से कंपेयर करेंगे, तो ये मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि x2 इक्वल टू x3, और इस x2 की वैल्यू को यहाँ रख दें x3, तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू -x3। तो अब हम इन तीनों को मिला दें तो x1 किसके इक्वल, ये जो है माइनस को इधर ले आते हैं, तो -x1 किसके इक्वल, x3, और x2 भी किसके इक्वल, x3, यानी तीनों आपस में इक्वल हो गया। तो x1 -1 हो गया, x2 1, x3 1। तो ये आ गया आइगन वेक्टर -1 1 1, किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू -2। अब हम लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू जो 1 है रिपीटेड आइगन वैल्यू है, तो हम यहाँ से एक ही आइगन वैल्यू से 2 आइगन वेक्टर प्राप्त करेंगे। तो फिर उसी फार्मूला में a माइनस लेमडा एक्स में लेमडा की जगह 1 रख देंगे, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ भी ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब लेमडा इक्वल टू 1 जो रहता है रिपीटेड रहे, तो जनरली रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ में क्या होता है, 2 रो 0 आता है। ये ध्यान दिए होंगे, पहले भी वीडियो लेक्चर में उसका प्रैक्टिस किए होंगे। तो जब रिपीटेड आइगन वैल्यू होता है तो 2 रो 0 आता है, नॉन रिपीटेड रहता है तो एक ही रो 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, अब एक नॉन जीरो रो बचा उसका मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 0 से कंपेयर करेंगे। अब एक इक्वेशन और 2 सॉल्यूशन लेना है, एक इक्वेशन, और क्यों, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 1 2 बार आया है तो 2 आइगन वेक्टर निकालना है। तो दूसरा अब निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 डैश इक्वल टू 0 रख देंगे। कोई भी एक को 0 रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि x2 डैश, तीनों में से किसी एक को। तो पहले मैं x2 डैश को 0 ले लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, x1 डैश और x3 डैश इक्वल आ गया, x1 डैश और x3 डैश इक्वल आ गया। तो हम इसको 1 लेंगे तो x3 डैश भी 1 हो गया, और x2 डैश तो 0 है तो 1 0 1, ये एक आइगन वेक्टर मिल गया। अब दूसरा आइगन वेक्टर निकालना है तो फिर किसी एक को 0 रख देंगे, तो जैसे यहाँ x3 डैश को 0 रख दिए, ऐसा करने से क्या हो गया, x1 डैश x2 डैश इक्वल आ गया, यानी 1 1 लिख देंगे। तो ये 2 आइगन वेक्टर आ गया।
तो अब हमको ऑर्थोगोनल है कि नहीं, ये दोनों ऑर्थोगोनल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? इसका इनर प्रोडक्ट, अगला यूनिट इनर प्रोडक्ट है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन करते कैसे हैं देख सकते हैं। ये वन, पहला एलिमेंट इस वन का प्रोडक्ट करें तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 0 प्लस 1 इंटू 0, 0, मतलब करेस्पॉन्डिंग 1 का 1 से प्रोडक्ट, 0 का 1 का और 1 का 0 का, माने फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से प्रोडक्ट प्लस सेकेंड का सेकेंड से प्लस थर्ड का थर्ड से। जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना दो वेक्टर का, सेम वैसी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए डॉट बी करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट फिर प्लस, तो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है दोनों वेक्टर। तो हमको तो ऑर्थोगोनल वेक्टर लाना है। तो अब ऑर्थोगोनल वेक्टर बनाना पड़ेगा एक दूसरे का। अभी ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है। तो ऑर्थोगोनल बनाने के लिए अगले यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन यूज यहीं पर करना पड़ रहा है, ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। मतलब किसी भी दो वेक्टर को जो ऑर्थोगोनल नहीं है उससे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो पहला आइगन वेक्टर होता है उसको ही बीटा 1 मान लेते हैं। अब दूसरा आइगन वेक्टर जो अल्फा 2 है उससे हम बीटा 2 प्राप्त करेंगे। तो बीटा 2 प्राप्त करेंगे, वही ऑर्थोगोनल होगा बीटा 1 के। कैसे प्राप्त करते हैं इसका ये फार्मूला याद रखेंगे अभी। और जब हम 5th यूनिट इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे तब ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इतने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को इजी लगेगा। तो बीटा 2 इक्वल टू अल्फा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट, ये जो सिंबल ब्रैकेट दिख रहा है ये ब्रैकेट यहाँ पर इनर प्रोडक्ट को बताता है। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 2 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म, ये जो डबल लाइन वाला ब्रैकेट दिख रहा है ये नॉर्म कहलाता है, नॉर्म अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 1। तो अब ये इनर प्रोडक्ट और नॉर्म अल्फा 1 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये ऐसे 5th यूनिट में है, लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ रही है तो बता रहा हूँ। नॉर्म अल्फा 1 का मतलब है जो अल्फा 1 है हमारे पास उनके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा नॉर्म अल्फा 1 स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। तो क्लियर हो गया होगा नॉर्म अल्फा 1 स्क्वायर। अल्फा 2 अल्फा 1 तो पहले ही बता चुका हूँ, इनर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट जैसा। अब हम डॉट प्रोडक्ट करें अल्फा 2 अल्फा 1 का, ये अल्फा 2 अल्फा 1 होगी तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। तो लास्ट दो टर्म 0, सिर्फ 1 बचेगा और अल्फा 1 की जगह जो है वो लिख दिए, यहाँ अल्फा 2 की जगह जो है लिख दिए। तो यहाँ 1/2 आ गया, ये 101, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये बीटा 2 आ गया। अब ये बीटा 2 ऑर्थोगोनल हो गया। आप लोग चेक करके देख सकते हैं सब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, मतलब इनका इनर प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर में क्या होता है, ए डॉट बी 0 होता है तो ए और बी ऑर्थोगोनल है बोलते हैं, वैसे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और इन दोनों का भी आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये तीनों आपस में अब क्या हो गया, इसको और फ्रैक्शन है उसको सिंपल रेशियो में लें तो 1 2 -1 हो जाएगा। तो ये तीन क्या हो गए, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस मिल जाएंगे कॉलम। तो ऑर्थोगोनल को ऑर्थोनॉर्मल बनाना है तो इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे। तो यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे तो इसके स्क्वायर के सम का रूट डिवाइड करेंगे। इसका स्क्वायर का सम क्या होगा 2 और उसका रूट यानी √2, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट यानी √2। तो इसमें √2 का डिवाइड कर देंगे, ये पहला कॉलम हो गया। यहाँ पर इसके स्क्वायर के सम का रूट यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, 6 का रूट का डिवाइड करें 1/√6, 2/√6 -1/√6। फिर इसमें 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 के रूट का डिवाइड करें -1/√3, 1/√3, 1/√3। तो ये हो गया मैट्रिक्स P। अब P इनवर्स AP, P इनवर्स क्योंकि अब एक ऐसा मैट्रिक्स बन गया है आर्थो नॉर्मल है ये, तो ऑर्थोगोनल हो या ऑर्थोनॉर्मल, P इनवर्स P डैश के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर जैसे हम पिछले वीडियो लेक्चर में देखे हैं P इनवर्स निकालना पड़ा था हमें। P इनवर्स कैसे निकाले थे, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A या जो भी मेथड
आप लोग निकाल सकते हैं, इन्वर्स वैसा निकाले थे, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम अभी देखे हैं इसी वीडियो लेक्चर में, पी इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, पी डैश। तो पी डैश मतलब इसका ट्रांसपोज निकालें। ये जो रो है उसको पहला कॉलम बनाए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, पी डैश बन जाएगा। ए हमें पता ही है और पी ए, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं, जानते हैं मल्टीप्लाई करने पे डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और ये डायगोनल के एलिमेंट कहाँ से आते हैं, जो इसके आइगन वैल्यूज होते हैं वही यहाँ पर आते हैं। तो आइगन वैल्यूज 1 1 -2। याद रखिएगा ये -2 1 1 भी हो सकता है। ये आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, 1 1 -2 ही क्यों? तो उसका रीज़न ये है, आप लोग ध्यान रखेंगे, हम ये जो आइगन वेक्टर लिए हैं, किसका आइगन वेक्टर लिए हैं, पहले 1 का, उसके बाद किसका आइगन वेक्टर लिए, 1 का। ये दोनों 1 का आइगन वेक्टर है, तो इसलिए पहले 1 और 1 आया, और ये आइगन वेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग है, -2, इसलिए -2 बाद में आया। अगर हम इसको पहले रखते तो -2 पहले आता, -2 1 1। तो ये सीक्वेंस किस पे डिपेंड करता है, हम जो P लाए हैं, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P लाए हैं उसके सीक्वेंस पर डिपेंड करता है कि अगर हम पहले कॉलम में जिस आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर रखें वही यहाँ आएगा, फिर दूसरे कॉलम में जिस आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर रखें वो यहाँ पर आएगा, फिर तीसरे कॉलम का यहाँ। ये इसका सीक्वेंस है। आप लोग इसको सॉल्व करके भी, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ऐसा ही आता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाइलिनियर फॉर्म और उसका जो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म, स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म, इस पे वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। और उस वीडियो लेक्चर के साथ ही ये जो यूनिट 4 है बीएससी फाइनल का, जो इस पेपर का, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट यूनिट, 5th यूनिट इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक से, और प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।